नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं आनंद 24/7। वक्त है सुबह सवेरे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल के थे। यह पार्टनरशिप साल 1998 में शुरू हुई थी। बड़ी बातें आपको बताते हैं। राफेल विमान, पनडुब्बी और हेलीकॉप्टर निर्माण में सहयोग इससे बढ़ेगा। ये देखिए, भारत और फ्रांस के बीच समझौते हुए हैं। डिफेंस की बात करें, भारत में रक्षा उपकरण बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर होगा। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस से किया जाएगा। भविष्य के फाइटर जेट इंजन और उन्नत रक्षा तकनीक पर संयुक्त रूप से दोनों देश काम करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर दोनों देशों में सहमति बनी है। दोनों ने सहमति जताई है। एआई, साइबर सुरक्षा और नई तकनीकों में साझेदारी बढ़ेगी। अब अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक में सहयोग मजबूत होगा। दोनों देश एक दूसरे के रिसर्च में आदान प्रदान करेंगे। इनोवेशन ईयर 2026 के तहत स्टार्टअप और रिसर्च संस्थान साथ काम करेंगे। स्वच्छ ऊर्जा और सोलार परियोजनाओं में संयुक्त निवेश और शोध, इस पर भी जोर दिया जाएगा। युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होंगे। ये एजुकेशन और स्किलिंग की बात कर रहे हैं हम। छात्र आदान प्रदान कार्यक्रम बढ़ाए जाएंगे। तकनीक, शिक्षा और संयुक्त रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर सहयोग होगा। आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ साथ ट्रस्ट का और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में बांग्लादेश के नाम का सियासी बवंडर उठाकर कांग्रेस ने खलबली मचा दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अमीनुल खान सूरी का विवादित बयान अब सियासी बखेड़ा खड़ा करता नजर आ रहा है। भाजपा इसे कांग्रेस की हताशा और मुद्दा विहीन राजनीति करार दे रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ढाल बनाकर कांग्रेस के निशाने के मायने क्या है, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ यूं तो शांति के टापू के रूप में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस को ये अब बांग्लादेश बनता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सीधा और तीखा प्रहार किया है। प्रताड़ना के आरोपों को धार देते हुए डॉक्टर अमीनुल खान सूरी
मोदी सूबे की तुलना बांग्लादेश के हालातों से करते नजर आए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब बांग्लादेश बनता जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरह से उन्हें धर्म के नाम पे चुन चुन कर प्रताड़ित और अत्याचार किया जा रहा है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी हुई है। जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो या अन्य, उनको चुन चुन के प्रताड़ित करने का काम छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस, छत्तीसगढ़ का शासन, छत्तीसगढ़ का प्रशासन इनके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक क्यों है? ये सवाल है, क्यों छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बांग्लादेश बनाने पे तुली हुई है? कांग्रेस के इस अल्पसंख्यकों के डर को हथियार बनाकर दागे गए सवाल में बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। सांसद महेश कश्यप का कहना है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो रहा है, इसलिए सुर्खियों और राजनीतिक फायदे कांग्रेस लेना चाहती है। गैर कानूनी तरीके से असंवैधानिक काम जो कुछ लोग कर रहे हैं, इनको रोकथाम होगा और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी आने वाला समय में इसके लिए कानून बनेगा। और कांग्रेस के लोगों का जो वोट बैंक कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, SIR को लेकर कभी प्रश्न खड़ा करेंगे, चुनाव आयोग को लेकर प्रश्न खड़ा करेंगे, ये कांग्रेस कांग्रेस एक प्रकार से अस्तित्वहीन हो गया है। इसीलिए इस प्रकार से बयानबाजी करके सुर्खियों में रहना और राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन अब संभव नहीं है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में बांग्लादेश के नाम या सियासी धमाका 2028 की बिसात पर चला गया एक घातक मोहरा है। बीजेपी ने इसे धर्मांतरण और तुष्टीकरण की पुरानी स्क्रिप्ट बताकर पलटवार किया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति विकास के दावों से हटकर पहचान और ध्रुवीकरण के अखाड़े में तब्दील होने वाली है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन था। इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। मंगलवार को मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया। सीएम ने कहा कि MP एकमात्र राज्य जिसकी विकास दर 30% से ज्यादा है। हर क्षेत्र में MP तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पर्यटन में हो रहे विकास और पर्यटकों की बढ़ती संख्या पर भी खुशी जताई। रिपोर्ट देखिए। दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति लगातार सदन में बनी हुई है। दूसरे दिन भी वो मौजूद रहे। सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक विकास दर से मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई, अब 1,69,000 रुपए हो गई है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक जैसा विकसित राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, उसे हमने आर्थिक स्थिति के मामले में पछाड़ दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर संरचनात्मक सुदृढ़ता और समावेशन और वित्तीय अनुशासन के बलबूते पर बहुत अच्छी स्थिति में आज तक की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली ये सिद्ध हुई है, जिसके केवल 2 वर्ष के बीच 24-25 दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और खासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है। और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान भी सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। उन्होंने 18 फरवरी को पेश होने वाले बजट के बारे में कहा कि ये एक नवाचार के साथ आएगा। इसमें 1 साल के साथ आगामी 3 साल के विकास की आउटलाइन भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में यूं तो अभी विधानसभा चुनाव में 2 साल से अधिक का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सियासी
महासमर के लिए अभी से अपनी जमावट मजबूत करते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने जहां अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है, वहीं कांग्रेस में भी जिला अध्यक्ष को प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। क्या है इस प्रशिक्षण के सियासत के मायने, रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। भाजपा ने जहां हाल ही में मोर्चा संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की हैं, वहीं कांग्रेस में भी नए जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने तो पहली बार मंडल स्तर पर भी टीम बनाई है। अब दोनों ही दल अपने नए पदाधिकारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से वैचारिक, राजनीतिक और जमीनी कार्यक्रमों के जरिए मजबूती देने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत। नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल कर रहे मॉनिटरिंग। सीएम विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी शामिल। दायित्व को लेकर मार्गदर्शन और संगठन की मजबूती पर फोकस। कांग्रेस में राहुल खड़गे ने दी ट्रेनिंग। जिलाध्यक्षों का पहले दौर का प्रशिक्षण दिल्ली में संपन्न। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी ट्रेनिंग। अब प्रदेश में होगी 10 दिनों की ट्रेनिंग की शुरुआत। ब्लॉक और मंडल स्तर पर भी होगी ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ में मिशन 2028 के लिहाज से दोनों दलों ने अपनी नई टीम बना ली है। दोनों दल इस समय प्रशिक्षण में व्यस्त हैं। इसी के साथ आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस तो बीजेपी की नकल करती है। बीजेपी में प्रशिक्षण का काम सतत का प्रक्रिया है कि बीजेपी में वार्ड के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ताओं की लगातार ट्रेनिंग चलती है और ये फिर से इस कार्यकाल में ट्रेनिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है। हर तरफ भ्रष्टाचार है, जनता त्रस्त हो गई है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही, मतलब ये स्वाभाविक बात है कि सरकार के नाकामी पर पर्दा करने में झूठ बोलना सिखा रही है। और कांग्रेस के संगठन सीजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष चुनकर आए हैं और लगातार इस साय के कुशासन के खिलाफ सड़क पर किसानों की, नौजवानों की, यहाँ के व्यापारियों की हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भाजपा को अपने सरकार के नाकामी को पर्दा करने के लिए अगर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को इनको बदल देना चाहिए। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने से कोई लाभ नहीं होगा। जनता को अगर काम करेंगे तो ही इनका कोई लाभ पाएगा। प्रशिक्षण की सियासत से दोनों ही दलों को कितनी ऊर्जा मिल पाती है, यह तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। फिलहाल तो दोनों ही दल प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी सांगठनिक व्यू रचना को बेहतर बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकते नजर आ रही हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पहली बार होली के दिन भी शराब दुकान खुली रहेगी। आबकारी नीति 2025-26 में 3 ड्राई डे को समाप्त कर दिया गया है। इसके पीछे की मुख्य वजह शराब बिक्री से राजस्व में वृद्धि का होना बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर होली के दिन शराब दुकान खुली रहने से पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती और सिरदर्द बढ़ना तो तय है। रिपोर्ट देखिए। पहले आबकारी नीति में 7 ड्राई डे हुआ करते थे। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त के अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर, पुण्यतिथि 30 जनवरी, गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर और होली मुहर्रम पर शराब दुकानें बंद रहती थी। लेकिन साल 2025-26 की आबकारी नीति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, मुहर्रम और होली के ड्राई डे को समाप्त कर दिया गया है। होली पर्व में हुड़दंग और उत्पात के मद्देनजर रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पहले ही जिला कलेक्टर को अनुरोध पत्र प्रेषित कर दिया है। कमिश्नर ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि शराब दुकानें खुली रहने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसीलिए खुले रखने पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इधर आबकारी अधिकारियों के अनुसार वो आबकारी नीति का पालन करने के लिए बाध्य है और इसीलिए होली के दिन शासकीय शराब दुकान के अलावा बार, क्लब, रेस्टोरेंट में भी शराब उपलब्ध रहेगी। 2025-26 में शासन ने निर्णय लिया कि 7 ड्राई डे को घटाकर 4 कर दिया जाए और 3 शुष्क दिवस को शासन ने प्रावधान बनाते हुए खत्म कर दिया था। उनमें जो खत्म किए गए जो ड्राई डे हैं उसमें एक
गांधी निर्वाण दिवस का था, एक मुहर्रम और एक होली था जिस दिन खेलते हैं। तो पहले इन तीनों दिवस में भी शुष्क दिवस होता था। अब पिछले वर्ष से शासन ने जो नीति बनाई है उसके हिसाब से ये तीनों ड्राई डे समाप्त कर दी जाए। इससे पहले जब आबकारी नीति के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और मुहर्रम पर शराब दुकानें खुली रही तो इतना हल्ला नहीं हुआ था, लेकिन होली के मद्देनजर शराब दुकान खोले जाने के फैसले पर पुलिस और प्रशासन, आबकारी विभाग के अलावा आम लोग भी चिंतित है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में कलेक्टर क्या फैसला लेते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दूसरे दिन गौमाता पर जमकर सियासत देखने को मिली। कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, जिसके बाद सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पेश है एक रिपोर्ट, देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन गाय पर भी सियासी वार पलटवार देखने को मिला। कांग्रेस ने गाय को लेकर अशासकीय संकल्प विधानसभा में लगाया। भोपाल की उत्तर सीट से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार और कांग्रेस ने साल 2017 में संकल्प पत्र लगाया था। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी और बहुमत के कारण संकल्प पत्र पारित नहीं हो सका था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वहीं सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है गाय को लेके कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। हिंदू धर्म अगर माता मानता है तो बिल्कुल हम उसको सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अंतिम अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार भी हो और चमड़े का व्यापार, इस चीज़ का व्यापार भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और बहुमत के कारण वो संकल्प पारित नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इधर बीजेपी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग का समर्थन किया, लेकिन साथ में इसे लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाया गया कदम भी ठहरा दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सवाल किया कि आखिर गाय काटने वाले कसाई कौन है? पहले तो इसे नहीं मारने का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो, तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौमाता। आखिर गौमाता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, आप थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी। कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। गाय पर सियासी घमासान के पीछे की वजह भोपाल की एक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पे स्लॉटर हाउस में बीफ मिलने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। चूंकि नगर निगम में बीजेपी काबिज है, शायद इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में हवा देने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। ग्वालियर का एक बच्चा चिकित्सक की लापरवाही का शिकार हो गया है। पिता मोनू राठौर ने अपने बेटे का बालों का इलाज ग्वालियर के प्रसिद्ध त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सक्सेना से करवाया था। इलाज के दौरान बच्चे के बाल झड़ गए और आंखों की रोशनी प्रभावित हुई। पीड़ित पिता अपने अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर के माध्यम से कोर्ट में केस दायर करने की तैयारी की। वहीं पीड़ित पिता ने डॉक्टर पर 5 लाख लेकर मामला वापस लेने का ऑफर देने और राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। ये देखिए, एक बच्चा लापरवाही का शिकार हो गया। आप ये बच्चे की तस्वीर जरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा जो है वो बीमार है। बालों का इलाज करवाने के लिए ये बच्चा पहुंचा था और उसके बाद उसे और ज़्यादा समस्याएं हो गई। अब पिता ने दावा किया है कि डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का ऑफर दिया मामले को रफा दफा करने के लिए, चुप बैठ जाने के लिए, लेकिन पिता जो है और बेटा ये दोनों अब न्याय की मांग कर रहे हैं। मुझे नोटिस भेजे जा रहे हैं 2-2 करोड़ रुपए के। उस डॉक्टर की कमाई देखो और मेरी कमाई देखो, आप मुझे 2-2 करोड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं।
अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मेरे वकील साहब मेरे न्याय दिलाएंगे, और न्याय करने के बाद मेरे बच्चे के डॉक्टर पे एफआईआर की जाए। उस डॉक्टर जो बताते हैं भगवान रूप होते हैं, और एक बच्चा भी भगवान रूप होता है। उस बच्चे ने अपने खून से पत्र लिखे हैं, फिर भी डॉक्टर वो हम पे आरोप लगा रहा है कि हम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। बच्चे को इन्होंने डोज दिए, डोज भी बहुत हैवी थे, क्योंकि मेरी जो दिल्ली में डॉक्टर है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसका इलाज गलत लापरवाही बरती गई है इसके इलाज में। और मैं मानता हूं कि जो कलेक्टर महोदय के आदेश से जो इस पर जांच दल गठित किया, और जांच दल ने यह पाया है कि नहीं, इसमें मतलब उनका भी कंफ्यूजन है, उन्होंने स्पष्ट नहीं माना कि नहीं इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है या पेशेंट की गलती है, जो भी है, मगर उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच उच्च स्तरीय एम्स भोपाल या नई दिल्ली एम्स से कराई जाना चाहिए। त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं, और उन पर आरोप है कि उन्होंने इलाज में लापरवाही की। अब पिता और पुत्र दोनों न्याय के लिए भटक रहे हैं। बच्चा सिर्फ बाल की शिकायत लेकर के उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज में ऐसा क्या हो गया कि उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।